ये आजकल की लड़कियां ये चलाएंगी मेरा ससुराल। 2 दिन की आई हुई मुझे कह रही है मम्मी जी प्रेम के लिए वर्किंग लड़की लानी चाहिए। वर्किंग। रुक रुक हंसने दे मुझे। समझ गई ना, ये सब शुरू करके वो क्या करना चाहती है। पूजा पहले अपनी देवरानी को काम पर भेजेगी, फिर खुद नौकरी पकड़ेगी। अरे तू मुझे क्या बता रही है, 50 साल से ससुराल संभाल रही हूँ मैं। मेरी सास को ना लोग हिटलर कहते थे, लेडी हिटलर। ये तितलियाँ क्या ही लड़कियाँ मुझे झुका देंगी। अरे पूजा, आंटी जी आई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? चाय नाश्ता लगा इनके लिए। पूजा बहू। सुषमा एक नहीं, दो नहीं, 4 बार आवाज लगाती है, पर सामने से पूजा की आवाज नहीं आती। कल तक तेरी बहू तेरी बोली पर तेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और आज देख ले कहाँ गई सारी जी हजूरी। देवरानी आई नहीं कि मैडम को पंख लग गए, मिल गया सपोर्ट। अब उसके साथ मिलकर तुझे झुकवाएगी ये। अरे तू पहचानती नहीं मुझे उषा, ऐसी 36 बहुओं को मैं ठीक कर दूँ। ज़रूरत पड़ी तो प्रेम के साथ साथ करण के लिए दूसरी लड़की भी देख लूँगी। मुझे ठीक करेंगे ये कल की आई लड़की। 50 साल का ससुराल है मेरा, कोई 50 दिन का नहीं। अपनी बहू के कान मरोड़ने सुषमा रसोई में जाती है, पर आज पहली बार पूजा रसोई में नहीं थी। अगर ये नौकरी चाकरी ढूंढने निकली होगी तो आज इस लड़की के लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दूंगी मैं। अरे सुषमा जी, आप तो हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहती हैं। आज अपने कमरे से बाहर ही कहाँ आई है बहू? मुझे तो लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी होगी, मैं भी जाकर देखूं ज़रा। रात रात भर हंसी ठिठोलियों की आवाज़ें आती रहती है कमरे से। अब देर से सोएगी तो वक्त पर नींद खुलेगी कैसे महारानी की? हटिए ज़रा, आज जाकर इसकी नींद हमेशा के लिए खोल देती हूँ। सुषमा पूजा के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और दया की तरह दरवाजे पर लात मारती है। कमरे के दोनों दरवाजे इतनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं कि पूजा घबरा जाती है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है? आपने से लात मार मार कर दरवाज़ा क्यों खोला? इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, मुझे लगा मोहल्ले का कोई मकान ढह गया। ढह तो तेरा स्वाभिमान रहा है बेटा, जो तुझे दिख नहीं रहा है। क्यों मैडम, आपने तो अपने काम के लिए एक नौकर भी लगा रखा है। अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ मम्मी। बीवी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है, पति हाथ में पानी का गिलास लिए नौकरों की तरह खड़ा हुआ है कि मालकिन नींद से जागिए और अपने फूलों जैसे कोमल पैरों को इस कठोर धरती पर रखने का कष्ट कीजिए। मम्मी आप बात गलत लेकर जा रही हैं। वो क्या है ना, कल रात से ही पूजा को बुखार है, तो मैं बस उसे दवाई दे रहा था। दवाई ली है मैंने मम्मी जी, बस 5 मिनट में नहाकर रसोई में आ जाती हूँ। पूजा फौरन नहाती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। इस ससुराल में सर दर्द देने के लिए अगर सुषमा जैसी सास थी तो मन को तसल्ली देने पूजा के पास एक सहेली भी थी। सामने की खिड़की से पूजा को रसोई में देखकर प्रिया कहती है, कहाँ थी तो सुबह से? सुबह रसोई में नहीं आई तो मुझे लगा कहीं तू अपनी सास के 50 साल की ससुराल की एक्सपीरियंस के नीचे आकर दब तो नहीं गई। वही समझ प्रिया, 2 मिनट भी हंस बोल नहीं सकता आदमी इस घर में। और ऐसे घर में मम्मी जी अब दूसरी लड़की को मुर्गा बनाकर लाना चाहती है। मैं नहीं चाहती बेचारी किसी लड़की की लाइफ बर्बाद हो। 2-2 रुपए के लिए तरसना पड़ता है मुझे यहाँ। अरे तो तू वर्किंग लड़की ले आना। वही तो चाहती हूँ मैं कि कम से कम वो बाहर जाए, जॉब करे, खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहे। बाकी खाने का क्या है वो तो मैं संभाल ही लूँगी, पर मम्मी जी ना ये भी नहीं होने देंगी। बहू खुद ही कमा कर खा लेगी तो सास को पूछेगा कौन? नाश्ता तैयार करके पूजा बाहर टेबल पर लगाती है। अभी तबीयत कैसी है बहू? अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो जाकर आराम कर लेना। दोपहर का खाना मैं राम भोजनालय से ले आऊँगा। हाँ भाभी, इनफैक्ट आपको ब्रेकफास्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं ब्रेड बटर तैयार कर देता। बाप रे बाप, इस घर में तो सब नौकर बनने को तैयार बैठे। इससे अच्छा ससुराल कहाँ मिल पाता तुझे बहू। अब तो बस प्रेम के लिए लड़की फाइनल करनी है। मैं क्या सोच रही थी प्रेम के पापा की 10 लड़कियों को देखने में वक्त जाएगा। उससे अच्छा वो प्राची का बायोडेटा नहीं आया था क्या हमारे पास? वो जो 12वीं तक पढ़ी है मम्मी जी। हाँ, मैं सोच रही हूँ उसे ही जाकर अपने प्रेम के लिए फाइनल कर दो। पर प्रेम ने उस लड़की को देखा भी नहीं है मम्मी। हाँ तो क्या हो गया, तेरे पापा ने तो मुझे मेरी मांग भरते वक्त देखा था।
नहीं चली क्या शादी? 50 साल हो गए ससुराल में मुझे। शादी के बाद वक्त ही वक्त रहता है एक दूसरे को जानने परखने का। जो लड़का लड़की शादी के पहले ही एक दूसरे को जान लेते हैं ना, उनके पास शादी के बाद बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। और जहाँ तक रही उसके कम पढ़े लिखे होने की बात, तो शादी के बाद हम उसे कोर्ट में केस लड़ने तो भेजने वाले नहीं। पूजा भी ग्रेजुएट है, क्या काम आया ग्रेजुएशन? आखिर तो रसोई ही संभालनी पड़ी ना इसे। कम पढ़ी लिखी रहेगी तो ज़्यादा दुनियादारी में दिमाग लगेगा नहीं। अपना शासन बनाए रखने के लिए सुषमा प्राची के परिवार वालों को फ़ोन कर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और सिर्फ हाँ नहीं करती, 5 दिन के अंदर अंदर ही शादी की तारीख भी निकलवा लेती है। यहाँ प्रेम और प्राची के फेरे हो रहे थे, वहाँ कमरे में लेटी हुई पूजा का दिल रो रहा था। मम्मी जी जानती है कि मेरी तबीयत खराब है और ऐसे में मैं शादी को रोकने के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत शादी पक्की कर दी। मुझे माफ़ करना भगवान, एक लड़की के साथ गलत होता देखकर भी मैं इस शादी को रोक नहीं पाई। प्राची और प्रेम की शादी संपन्न हो जाती है और बहू बनकर प्राची सुषमा के घर आ जाती है। पूजा जैसे ही आरती की थाली लेकर नए जोड़े की आरती करने जाती है, सुषमा उसे रोक देती है। तुम्हारी तबीयत खराब है ना पूजा? तुम शायद भूल गई हो, मैंने तुम्हें कुछ दिन प्राची से दूर रहने को कहा था, पर क्यों आई तुम कमरे से बाहर? हैं? जाओ आराम करो। हाँ बेटा, जाओ। इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश हो उसके पहले मैं तुम्हें कुछ हिदायतें देना चाहती हूँ प्राची बहू। पहली हिदायत ये कि ये तुम्हारे ससुराल के पहले मेरा ससुराल है, तो इस घर के जो नियम कायदे मैंने बना दिए हैं उस नियम कायदों पर तुम्हें चलना है। खुद के नियम तुम नहीं बना सकती। ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम हो नहीं तो नौकरी की बात तो आती नहीं, पर हाँ अपना खुद का बिजनेस करने की भी कभी मत सोचना कि खाना बनाकर सप्लाई का काम शुरू कर दूँ, मम्मी जी 2 पैसे आ जाएंगे। ये सब डायलॉग बातें मुझे नहीं सुनाई देनी चाहिए। वक्त पर उठना, वक्त पर सोना और मुझसे बिना परमिशन लिए कहीं जाने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारा पति भी मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करता। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुषमा सिर्फ प्राची को ही हिदायत नहीं देती, वो प्राची के पीछे घर पर भी सभी को समझा देती है कि उन्हें नई बहू के सामने रूल मेंटेन करके चलना है, ताकि प्राची भी वैसे माहौल में ढल जाए। प्राची रसोई में खाना तैयार कर रही थी कि सुषमा वहां पहुंचती है। जेठानी के होते हुए भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है बहू, पर क्या कर सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कहा मैंने, पूजा ने खटिया पकड़ लिया। अब कौन सी भाभी चाहेगी कि उसके देवर की शादी हो जाए और देवर उसके आगे पीछे घूमना छोड़कर अपनी बीवी के पल्लों में बन जाए। औरत जाति ना ऐसी होती है बेटा। पहले वो अकेली बहू थी तो सारा प्यार, सारा घर का हिस्सा सब उसे ही मिलता था। अब सब कुछ बढ़ जाएगा तो बुखार आना तो लाजमी था। पर तुम ना इन बातों को अपने मन में मत लाना बेटा। इसीलिए भाभी शादी पर भी नहीं आई। मैं समझ गई मम्मी जी, सब समझ गई। फोड़ दी किस्मत, हो गई शांति मम्मी। दरवाजे पर ही मेरी सास ने कह दिया कि नौकरी चाकरी करने का सोचना भी मत। तुम्हें दिख रहा था बड़ा सा घर, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, मार्केट में बड़ा सा दुकान, पर रियलिटी ये है कि दोनों बेटे माँ के सामने चू तक नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी जी उन्हें जायदाद से निकाल देंगी। अरे मैं तेरी किस्मत क्यों फोड़ूंगी बेटा? तूने ही अपने बायोडेटा में MBA छुपाकर 12वीं पास लिख दिया था, फिर भी समधन जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये तो तेरी किस्मत है ना। तूने तो अपना खराब इंप्रेशन डालना चाहा, पर उन्हें तू ही पसंद आई। और कितने दिन ही नौकरी कर लेती तू, आखिर में बच्चा और घर ही संभालना पड़ता है औरत को। मेरी सास तो मुझे सब्जी भी खाने को नहीं देती थी, चटनी के साथ रोटी खाती थी मैं। बस मम्मी, तुम जैसी औरतें अपनी बेटियों को ऐसी आग में झोंक देती हो, और मेरी सास जैसी औरतें उस आग में पड़ी लकड़ी का बारबेक्यू बनाकर खा जाती। अपने मायके में धोखा खा चुकी हूँ मैं, ससुराल वालों से नहीं खाऊंगी। प्राची अपना दिमाग लगाना शुरू करती है और अपनी सास के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए उनके पास आती है। आप भाभी से अपने कमरे की सफाई करवा लेती है मम्मी जी, पर मुझसे नहीं करवाती। क्यों ऐसा मम्मी जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे तू तो मेरी सबसे प्यारी बहू है बेटा, तुझे ऐसा क्यों शक होने लगा? यह पकड़ मेरे अलमारी की चाबी, मैं यहीं बैठी हूँ, जा जरा अलमारी साफ कर दे। प्राची अपनी सास की अलमारी साफ क्या करती है, साफ ही कर देती है, पर ऐसे जैसे सुषमा को शक भी नहीं होता। और फिर आती है प्राची अपनी जेठानी के पास।
मम्मी जी की उम्र तो 55-56 साल की है भाभी, तो फिर ये 50 साल की ससुराल का नियम आया कहाँ से? वो तो बस कहने की बात है प्राची। मम्मी जी 5 साल की थी जब बाजू वाले घर पर रहने आई थी। बचपन से यहाँ आना जाना था। उसके बाद वो बन गई नर्स। नर्स बनने के बाद उनकी पहली पेशेंट उनकी होने वाली सास बनी। यही उनका इलाज करते करते मम्मी जी का रहना भी यहीं होने लगा। तब शायद पापा जी बाहर रहते थे। फिर मम्मी जी की माँ रिश्ता लेकर आ गई और शादी होकर ऑफिशियली मम्मी जी यहाँ आ गई। लोगों को पढ़ाई करने से मना करने वाली मेरी सास खुद एक नर्स थी और अपने पेशेंट के घर में ही डाका डाल दिया मम्मी जी ने। फिर अगर बहू डाका डाले तो गलत नहीं है भाभी। वैसे मैं क्या कह रही थी कि भाभी अपनी दुकान किसके नाम पर है? जो कुछ है सब मम्मी जी के नाम पर ही है। पापा जी से सारी प्रॉपर्टी मम्मी जी ने अपने नाम करवा ली थी। मम्मी जी से सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूँगी। 5 महीने का ससुराल है मेरा, और ये 5 महीने का ससुराल 50 साल के ससुराल पर भारी ज़रूर पड़ेगा मम्मी जी। दुनियादारी की सारी बातें छोड़कर प्राची दिन रात अपनी सास के आगे पीछे चक्कर काटती रहती। यहाँ तक कि एक रात वो अपना तकिया चादर लेकर अपनी सास के कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तुम इतनी रात गए, यहाँ सब कुछ ठीक तो है? वो क्या है ना पापा जी, ठंड का मौसम है, रात में अगर मम्मी जी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं ना यहाँ फर्श पर सो जाती हूँ, साथ में मैं तेल भी लेकर आई हूँ। मम्मी जी अगर पैरों में दर्द हो ना तो कहिएगा, मैं मालिश कर दूँगी। देख रहे हो आप, ये होता है डर और ये होते हैं संस्कार। सुबह मंदिर जाने से लेकर किसी को ताने मारने तक सुषमा जहाँ जाती उसकी छोटी बहू प्राची उसके साथ वहाँ आती। मम्मी जी वो मैं क्या कह रही थी, नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे ठीक है, शर्मा लिया तूने, रख ली मेरी इज्जत। चला बोल दे, क्या बात है? पसंद नहीं आई बात तो मैं वैसे ही मना कर दूंगी, पर जान तो लूँ तेरे खाली पुलाव जा कहाँ तक रहे। वो कल ना उषा आंटी यहाँ पास में एक मॉल खुला है, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी। उनके हाथ में 10 बैग देखे मैंने। उन्होंने आपको इस बारे में बताया नहीं क्या? कैसे बताएंगे, उन्हें लगा होगा कि आप तो मार्केट जाती नहीं। उषा मॉल गई थी, वो भी मुझे बिना बताए? मर जानी, मेरे पेट की तो सारी बातें जान लेती है और खुद का कुछ बताती नहीं। कितने बैग सामान लेकर आई थी वो? 8-10 ना? हम 15 लेकर आएंगे। चल तो ज़रा बता मुझे, कौन सा मॉल खुला है? वो सुषमा जो अपनी बहुओं को एड़ी के नीचे रखती थी, आज वो अपनी बहू के साथ 15 बैग शॉपिंग करके आई थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। देख रहे हैं पापा, इस नज़ारे के लिए न जाने कब से तरस रहे थे हम। न जाने प्राची ने कैसा जादू चलाया है कि मम्मी मॉल जाने को तैयार हो गई। आप थक गई होंगी ना मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जूस बनाकर लाती हूँ, उससे ना आपको शुगर भी मेंटेन हो जाएगा। अपनी सास को अच्छी तरह खिलाने पिलाने के बाद प्राची लगाती है हॉल के बीचों बीच एक चेयर और सभी के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है प्राची? पैर नीचे करो, वरना कान के नीचे ऐसा मारूंगी कि सीधा अपने मायके जाकर गिरोगी। मेरी ही गलती हो गई, गरीब घर की लड़की लाकर सर पर बिठा लिया। ज़रा सी टेढ़ी हुई नहीं मैं कि आपके मुँह से असलियत बाहर आने लग गई मम्मी जी। मैं जो बोलने वाली थी उसके लिए अफसोस था मेरे मन में, पर अब वो अफसोस ख़त्म हो गया है। मार्केटिंग की पढ़ाई की है मैंने, किसी को एक पत्थर भी बेच सकती हूँ, और वो भी जिस कीमत पर चाहूँ उस कीमत में। तो आपके साथ खेलना कौन सी बड़ी बात थी? आपको क्या लगा जिस तरह पूजा भाभी को नौकरों की तरह काम पर लगाए रखा, आप मुझे भी नौकर बना लेंगी? जब दरवाजे पर आपने भाभी को मेरी आरती उतारने से रोक दिया था, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि आप क्या करना चाह रही हैं। चुप हो जा प्राची, तू जानती नहीं मम्मी जी का गुस्सा। गरम गरम चिमटा लाकर हाथ में चिपका देंगे, यही ना? सब पता है मुझे, प्रिया भाभी ने सब बताया है। अब जब बेटे और पति गुलामी करेंगे तो औरत तो सर पर नाचेगी, और गुलामी का कारण क्या था? जायदाद, जो कि अब आपके नाम पर नहीं रहेगी सुषमा जी। सुनिए जी, बहुत ज़बान निकल रही है इसकी। जाकर बेलन लेकर आइए रसोई से, अभी इसकी गर्मी उतारती हूँ। चलो, मुझ में गर्मी तो है जो उतारी जा सकती है। आपका तो चूल्हा कब का बुझ चुका है, कब से यमराज दरवाजे पर खड़ा है आपको ले जाने के लिए, पर आप है कि भूत की तरह अपने शरीर से चिपकी हुई है। छोड़ दीजिए अपने शरीर को। जिस लड़की को 12वीं पास समझकर घर लेकर आई थी आप, आज वही इस घर की मालकिन है।
घर के साथों साथ दुकान भी मैंने अपने नाम करवा ली है। क्या प्राची, ये क्या किया तुमने? जो भी किया अच्छा ही किया। उस दिन जब मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी, घर के पेपर्स निकालकर मैंने वहाँ दूसरे पेपर्स रख दिए थे, और जिस रात मैं आपके कमरे में सोई थी, तिजोरी से दुकान के पेपर्स भी मैंने निकाल लिए थे और गहने भी, पर आपको पता नहीं चला। फिर मैंने बनाया एक कागजात जिसमें लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ अपनी नई बहू प्राची के नाम करती हूँ, और उस कागजात पर आज ही आपने मॉल की एंट्री के टाइम दस्तखत कर दिए। ये सुनते ही सुषमा पसीना पसीना हो जाती है। आपने मेरी माँ के साथ जो किया सो किया सुषमा जी। आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा, ना ही अपने बच्चों को। तो आपके ऊपर सवा शेर तो आना ही था। 50 साल का आपका एक्सपीरियंस बेकार हो गया सुषमा जी वो भी 5 महीने के एक्सपीरियंस के आगे। प्राची सब कुछ अपने हाथ में लेने के बाद एक रियल लीडर का काम करती है और अपने घर वालों को बेकार के प्रेशर से आज़ाद कर घर चलाने लगती है। ये कहानी शुरू होती है उर्मिला निवास से, जहाँ शासन सिर्फ और सिर्फ उर्मिला का ही चलता था, जहाँ उसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उर्मिला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू प्रियंका बिल्कुल अपनी सास की कही पर चलती थी। फिर भी उर्मिला किसी न किसी बात पर प्रियंका में कमी निकाल ही देती थी। सुबह सुबह हाथ में चाय का ट्रे पकड़े प्रियंका रसोई से बाहर आती है और हॉल में बैठी अपनी सास और उनकी सहेलियों को चाय पकड़ाती है। थोड़ा और सर का पल्लू नीचे कर ले ताकि गिर ही जाए। अरे झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि क्या एक हाथ से ट्रे नहीं पकड़ पा रही थी तुम? इतना भारी है क्या ट्रे? हम तो कुएं से 2-2 बाल्टी पानी लेकर घर आ जाते थे, तब भी हमारा पल्लू तो नहीं सरका। एक हाथ से पल्लू पकड़ लेती, दूसरे हाथ से ट्रे। अब क्या करेगी उर्मिला, आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि धीरे धीरे पल्लू गिरने लगता है। फिर 1.5 साल होते होते साड़ी नहीं संभलेगी और उसके बाद फिर सीधा सूट में आ जाएगी। और फिर तो क्या सास क्या ससुर जींस और स्कर्ट पहनकर दौड़ने लगेगी। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, मेरी साड़ी मेरे पैर के अंगूठे में बार बार अड़ जा रही थी, तो कहीं चाय ना गिर जाए इसलिए मैंने दोनों हाथ से ट्रे पकड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुझे ढंग से साड़ी पहननी नहीं आती। 36 साल से साड़ी पहन रही हूँ मैं, मेरी तो साड़ी कभी नहीं अड़ी। और इतनी छोटी सी बात पर सभी प्रियंका को अच्छा खासा सुना देते हैं। दुखी मन से प्रियंका किचन में चली जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे क्या करेगी यार प्रियंका, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। वो नैन्सी नहीं थी क्या हमारे क्लास में? अरे वही जो बार बार फेल हो जाती थी। लंदन में घूम रही है अपने पति के साथ हॉट पैंट पहनकर, और एक हमारी किस्मत देख, चूल्हे चौके में ही उलझे पड़े हैं। तू एक काम कर, जब सर ढकेगी ना तो पल्लू का दूसरा छोर अपने कंधे के ब्लाउज के साथ पिन अप कर लिया कर। और आजकल ना एक ग्लू भी आने लगा है, उससे दुपट्टा सर पर चिपका रहेगा। मैं तुझे उसकी पिक्चर भेज दूंगी। आजकल मैं भी ना वही यूज कर रही हूँ। क्या करूँ, मेरे ससुर जी को भी पसंद नहीं कि सर से घूंघट सरके। और अगले दिन से प्रियंका बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है ताकि उसके सर से जरा भी पल्लू इधर से उधर ना हो। एक दोपहर जब सारा काम करके प्रियंका कुछ देर आराम करने जाती है। दरवाजा बंद करके मत सो जाना बहू, पता चले यहाँ ज्वालामुखी फट जाए और तुम्हारी नींद ही ना टूटे। नहीं मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाजा खोलकर ही सोती हूँ, बस पर्दा लगा लूंगी। प्रियंका को लेटे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं होते कि उसकी सास कमरे के बाहर से गुजरती है और पर्दा हटाकर प्रियंका को करवट लेता देख लेती है। करवट लेते वक्त प्रियंका की कमर दिख जाती है, जिस पर उर्मिला बड़ा सा बवाल खड़ा कर देती है। हे भगवान, छी 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 छी, बस इसी का डर था मुझे। आज अगर यहाँ मैं ना आती और तेरे ससुर जी आगे होते और उन्होंने ये भद्रता देख ली होती तो शर्म से पानी पानी हो जाते। मम्मी जी, आप यहाँ क्या हुआ? आप क्या कह रही हैं? अरे करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे है? आइंदा से अगर ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। अब तो लगता है किसी गोंद के साथ इस साड़ी को अपने शरीर के हर एक अंग से चिपका कर रखना होगा। जरा भी 19-20 हुई तो मम्मी जी तो मेरे सर पर तांडव करने लगेंगी। और इसी तरह बंदिशों में प्रियंका ने अपने ससुराल में पूरा 1 साल पूरा कर लिया था। और आज उसके एनिवर्सरी के दिन उसे सरप्राइज देने उसका देवर मुंबई से वापस लौटता है।
आज मैं यहाँ क्यों आया पता है भाभी? मुझे आप सबको कुछ बताना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके एनिवर्सरी का ही दिन चुना जाए। मेरे ऑफिस में एक कलीग है मम्मी, रूपा नाम है उसका। उसके परिवार वालों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा खासा कमाती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे मुझे क्या दिक्कत होगी बेटा, अच्छी बात है, जरा फोटो दिखा तो। ये उर्मिला जी का षड्यंत्र समझना बहुत ही मुश्किल है। जो बेटा सुनता है उसे और दबा कर रखती है, और जो सुनेगा ही नहीं उसकी सारी बातें मान लेती है। ज्यादा तेज मत बनिए जी, आप किसी एक लड़की के लिए अपने बेटे को खो तो नहीं सकती। एक बार वो भी मेरे घर आ जाए, उसके बाद प्रियंका और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे आप। और बिना देर किए, बिना किसी आनाकानी के उर्मिला विवेक और रूपा की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है और रोज उसे फोन पर इस तरह बात करती मानो कि वो कितने ही खुले मिजाज की है। वही ना बहू, न जाने कैसे कैसे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कौन अपनी बहू को इतना कंट्रोल में रखता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ दिन साड़ी पहने बहू, फिर सूट पहन सकती है। क्या बेटी क्या बहू। वाओ मम्मी जी, आप कितनी अच्छी है, बिल्कुल वैसे ही जैसा विवेक आपके बारे में बता रहे थे। मैं ना बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिलने वाली है। और 1 महीने बाद विधिवत रूप से रूपा और विवेक की हो जाती है शादी और बहू बनकर रूपा उर्मिला निवास में आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त डरी सहमी अपनी जिठानी को इस तरह देखकर रूपा को अजीब जरूर लगता है और इस बारे में वो विवेक से बात करती है। मम्मी जी तो इतने खुले मिजाज की है, फिर वहां भी इस तरह घूंघट में क्यों थी? हो सकता है शादी में अलग अलग जगह से लोग आए, उन्हें शायद पसंद नहीं होगा बहुओं का अपने हिसाब से रहना। नहीं, ये भी तो सही है, जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। हाँ रूपा, और कोई कारण भी क्या हो सकता है? तुम्हें तो मैंने बताया ही है, 10th के बाद तो मैं बाहर ही रहा, वहीं हायर स्टडीज हो गई और वही नौकरी। अब जाकर घर नसीब हुआ है मुझे, पर इतने दिनों में आज तक कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मम्मी किसी पर कंट्रोल करती है। 1 साल हो गया है भाभी की शादी को, और भाभी ने भी तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा मुझे। वही तो, मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। अगली सुबह तैयार होकर साड़ी पहनकर रूपा अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही उर्मिला कहती है, साड़ी पहनी बहू तूने, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू ना ये साड़ी बदल कर आ जा। ये काले ब्लू रंग की साड़ी वाड़ी ना शादी के बाद तुरंत अच्छी नहीं लगती। हाँ मम्मी जी मुझे पता है, पर ये ब्लू कलर नहीं है, ये डार्क ग्रीन है। अरे बेटा, मेरे घर पर मुझसे बिना पूछे कोई भी शख्स कोई काम नहीं करता। अब प्रियंका को ही देख ले, वो मुझसे पूछे बिना हिल भी नहीं सकती। चला मुझे दिखा कौन कौन सी साड़ी है तेरे पास, मैं तुझे बताती हूँ कौन सी साड़ी तुझ पर जचेगी। शादी के पहले जिस तरह से उर्मिला रूपा से बात कर रही थी, शादी के तुरंत बाद उसकी बातें इतनी बदल गई थी कि रूपा को समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में ये क्या से क्या हो गया। ये साड़ी गुलाबी रंग की, यही साड़ी पहनकर बाहर आ जा बेटा, और हाँ याद से सर ढक कर बाहर आना, मेहमान रहेंगे ना, नंगा सर अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। अपनी सास की बात मानकर रूपा अपना सर ढककर एक सीधी सादी बहू बनकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही सुशीला कहती है, मान गए उर्मिला, मान गए तुझे, मुंबई की लड़की को भी साड़ी पहना दिया तूने। मुझे तो लगा था तेरी बहू मिनी स्कर्ट पहनकर कमरे से बाहर आएगी, पर ये तो सर पर घूंघट रख कर आई है। उर्मिला के आगे किसी की चली है क्या जो अब चलती है? चल बहू, आंटी को नाश्ता परोस दे। आंटी जी क्या सोचेंगी कि मुंबई से बहू आई है और इतने तौर तरीके भी नहीं आते इसे। रूपा वहाँ मौजूद सभी गेस्ट के पैर छूती है और सभी को नाश्ता परोस। रूपा की तारीफ ना कर सभी उर्मिला की वाह वाह कर वापस लौट जाते हैं, और ये तो बस शुरुआत थी। रूपा बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो बहू ने साड़ी पहन ली, उसके बाद सूट का नंबर तो कभी आने वाला ही नहीं था। अगली सुबह रूपा अपनी सास के कमरे में जाकर पूछती है कि उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है नहीं पहनना है वो तो अलग बात है, पर तू नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? शर्म लिहाज नहीं है क्या बहू? है, हमारे घर पर ये सब नहीं चलता। हमारे घर में कमरे के अंदर भी बहुएं कायदे में रहती है, और तू तो बाहर ही नाइट ड्रेस पहनकर आ गई।
पर विवेक जी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था मम्मी। अरे वो क्या कुछ तुझे बताएगा, उसे खुद ही क्या पता है इस घर के नियमों के बारे में। रहा है क्या वो इस घर में? बचपन से तो बाहर ही उसने पढ़ाई की, बाहर ही नौकरी की। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। रूपा बहुत अपसेट हो जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे प्रियंका आती है। इस घर का नाम ऐसे ही उर्मिला निवास नहीं है, यहाँ बस मम्मी जी की ही चलती है। उनसे बिना पूछे यहाँ मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो तुम छोड़ ही दो, साड़ी पहनकर किचन में आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी भी सूट पहनने देंगी। अरे ऐसे कैसे पहनने नहीं देंगी? मैं बात करूंगी विवेक से। शादी के बाद अब वो कर भी क्या सकता है? कितनी बार अपनी माँ को मनाएगा, आखिर में वो भी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को बोल देगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साड़ी के बाद तुम्हें सूट पहनने की आजादी मिल जाएगी। पर रहना तो तुम्हें मम्मी जी की मर्जी से ही होगा ना। वो जो भी हो भाभी, मम्मी जी का इतना मन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आज तक आप उनकी सुनती रही, पर मैं नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि शुरुआत के कुछ दिन साड़ी पहनना, फिर बाद में तुम सूट पहन सकती हो। आज से सिर्फ 1 हफ्ते तक ये साड़ी मेरे शरीर पर रहेगी, उसके बाद देखती हूँ क्या कहती है मम्मी जी। और ठीक 1 हफ्ते बाद रूपा विवेक से कहती है, ये सूट पहनो, ठीक रहेगा विवेक? अरे क्यों, क्या दिक्कत है इस सूट में? अच्छी तो लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलना कमरे से बाहर, और कुछ नहीं। और सूट पहनकर रूपा विवेक के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। अब क्या करेंगी आप उर्मिला जी? ये तो आपके बेटे को अपना हथियार बनाकर ले आई। बोलेंगी तो बेटा जाएगा और चुप रहेगी तो आपका दबदबा। अरे वाह, बहू सूट तेरे पर कितना खिलता है, तू सूट ही पहना कर। ध्यान रखना विवेक, अब से मेरी बहू सूट में ही दिखनी चाहिए मुझे। आपका हुक्म सर, आंखों पर मम्मी। पहली छलांग के बाद कोई दूसरी लंबी छलांग मार दे, उससे अच्छा है कि उसे पहली छलांग पर ही सराहना देकर रोक दिया जाए, समझे पतिदेव? इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक रात ऑफिस से आकर विवेक रूपा से कहता है, आज सबको डिनर दे दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने प्लान किया है कि आज हम दोनों मूवी डेट पर चलेंगे। ओ वाओ विवेक, कितने दिनों बाद मूवी डेट। अच्छा, मैं मम्मी जी को अपनी ड्रेस पसंद करवा कर आती हूँ। नियम के अनुसार रोज की तरह रूपा अपनी सास के पास जाती है और उनके पास जींस टॉप की कुछ वैरायटी पसंद करवाने के लिए लेकर जाती है। ये पहनेगी तू? ये तो अच्छा है बहू कि सूट पहनने को मिल गया, इसलिए तू इतनी सर पर चढ़ गई जो अब जींस पहनना चाहती है। ये तो हद ही कर दी मम्मी जी आपने। मैं जितना भी चाहूँ आपके साथ मिलकर चलूं, पर नहीं, आपको हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल ही देनी है। मैं घर पर जींस पहनकर नाचने नहीं वाली, वो तो विवेक और मैं रात को मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ तो जींस पहनकर जा सकती हूँ ना मैं। अब जब सो जाएंगे सब, तभी मैं कमरे से बाहर निकलूंगी, फिर तो ठीक है ना मम्मी जी? अब मना कर दिया तो तुम जाकर मेरे बेटे को मेरी चुगली करोगी, तो कर दो बहू। मैं भी उम्र की दुहाई दे दूंगी, 2-4 बीमारियों का बहाना कर दूंगी, फिर मेरा बेटा मेरे ही पक्ष में बोलने लगेगा। इसलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। आखिरी बार इस जींस को आज पहन लो, उसके बाद अपने सारे जींस को माली की बेटी को दे देना। कल सुबह ही उसे बुलाती हूँ मैं। और इस तरह निर्मला कभी कम तो कभी ज्यादा किसी भी तरह अपनी सत्ता बरकरार रखती और अपनी बहुओं को कंट्रोल में रखती। हद तो तब हो जाती है जब शादी के 6 महीने बाद विवेक हनीमून पर जाने का प्लान करता है। अपनी बहू के कमरे में आकर उर्मिला कहती है, अच्छा तो हो गई पैकिंग बहू? चल जरा दिखा तो दे मुझे तूने क्या क्या पैक किया है। वो क्या है ना बहू, ध्यान रखना पड़ता है। अब ज्यादा छोटे कपड़े लेकर गई तू और वहाँ मनाली में तुझे ठंड लग गई तो? वो तो मैं समझ ही गई थी मम्मी जी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। और इस बार रूपा तंग आ जाती है और ठान लेती है कि ट्रिप से लौटने के बाद वो इस कपड़े के ड्रामा को खत्म करके रहेगी। और इस बार रूपा प्रियंका का सहारा लेती है। एक रोज जब प्रियंका किचन में काम कर रही थी, रूपा उसके पास जाकर कहती है, आपका जरा भी मन नहीं करता भाभी कि जींस टॉप पहनूं, वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करूं? 1 पीस आप पर कितनी अच्छी लगेगी। मैं जानती हूँ भाभी, आपके मन में भी सुंदर दिखने का वो कीड़ा अभी भी जिंदा है। वो तो बस मम्मी जी के आगे आप डरती हैं। जब सास ही ऐसी है तो क्या करूं मैं उस कीड़े का? जरा लाइफ फ्रीली जियो भाभी। ये देखो,
इंस्टाग्राम में क्या फोटो लगाई है मैंने। मनाली में क्या मजा आया क्या बताओ भाभी आपको, मस्त मस्त पिक्स ली मैंने। क्या लग रही है रूपा तो। जब भी मौका मिले जींस विंस पहन लिया करो भाभी, और निकल जाया करो फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा तो आदमी घूमे, पापा जी के सामने नहीं तो कम से कम जी जी के साथ तो निकल जाओ। इधर देखो जरा, इधर देखो, ये फोटो क्या सही आई है मेरी। अरे ये तेरे साथ ये सुशीला आंटी की बहू है ना, इसने तो हॉट पैंट पहन रखा है। और बताओ, मम्मी जी का सबसे ज्यादा कान तो यही भरती है। वही तो भाभी, अब जब कान भरने वाले लोगों की बहू ही ऐसी हो रखी है तो हमने भी कुछ कपड़े पहन लिए तो क्या ही बुराई है। मेरे पास 2 जीन्स है जो थोड़ी बड़ी आ गई है साइज पे, वो ना आपको परफेक्ट आएगी। मैं चुपके से उसके आपके कपबोर्ड में जाकर रख देती हूँ, आप भी ना कभी छुप छुपा कर पहन कर बाहर निकल जाना। अरे पर मैं छुप कर जाऊंगा। अरे छुप कर नहीं जाना भाभी, जो करेंगे सामने करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, कल सीधा जीन्स टॉप पहन के ही कमरे से बाहर आओ। इधर से मैं भी फट से कमरे से जीन्स पहनकर निकल जाऊंगी, देखते हैं फिर मम्मी जी क्या ही कर लेती हैं। इसके बाद तो रूपा को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि अगली सुबह उसकी जेठानी विस्फोट कर ही देगी। रात को रूपा अपनी जेठानी के कमरे में ताक झाँक करती है और दरवाजे के होल से देखती है कि उसकी जेठानी जींस पहनकर अपने हस्बैंड को दिखा रही है। बहुत सही प्रियंका, बहुत अच्छी लग रही है तुम तो जींस में, पहनना चाहिए तुम्हें जींस, सही है। लो बन गई बात। अब तो सुबह भाभी कमरे से बाहर जींस पहन कर ही आएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रियंका हमेशा की तरह सर ढक कर ही अपने कमरे से बाहर आती है और रूपा का पूरा प्लान खराब हो जाता है। मम्मी जी मैं मंदिर से आई। हाँ होकर आ। साड़ी में बाइक पर विशाल के पीछे बैठने में प्रियंका को बड़ी दिक्कत होती है, पर वो किसी तरह बाइक पर बैठकर मंदिर निकल जाती है। 10 मिनट बाद जोर जोर से उर्मिला को आवाज देती हुई उसकी सास ट्राउजर और टी-शर्ट में उसे आवाज लगाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं उर्मिला, क्या बुराई है इन कपड़ों में? तू बता संतोष, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं माँ, आप कैसे, आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। तो फिर एक तू बता, मैं खराब लग रही हूँ क्या? अरे मेरी इतनी मजाल कहाँ दादी जो मैं आपको खराब बोल दूं। तो जब गांव में रहकर मैं ऐसे कपड़े पहनकर गाय का गोबर उठा सकती हूँ, तो यहाँ मेरे पोते की बहू है जबरदस्ती साड़ी क्यों पहने? तेरी इज्जत के कारण। तुझे पता भी है आज क्या हुआ? अपना सामान लिए मैं स्टेशन से घर आ रही थी, तभी रास्ते में मैंने देखा एक लड़की साड़ी पहनकर बड़ी मुश्किल से बाइक के पीछे बैठी हुई है, और आगे जाकर जैसे बाइक की ब्रेक लगी वो लड़की नीचे गिर गई। मैंने भागकर उस बच्ची को बचाया तो पता चला वो बच्ची तो अपनी प्रियंका है। अरे वो तो भला हो भगवान का जो इत्तेफाक से मैंने उसे देख लिया, वरना क्या होता। बगल की डिस्पेंसरी में छोड़कर आई हूँ मैं उसे। तू बेढंगी दिखती होगी उर्मिला इन कपड़ों में, पर मेरी बहुएं नहीं दिखती। उन्हें जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता होगा वही पहनेंगी, समझी तू? अपनी आंखों के सामने ये होता देख रूपा तो उछली पड़ती है। तभी उसके कान में विवेक कहता है, कैसा लगा मेरा प्लान? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मनोहर अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधिका के अलावा उसके 2 बेटे रोहन रोहित, बेटी पायल और 2 बहुएं रहते थे। बड़ी मेहनत से मनोहर ने ये परिवार खड़ा किया था। कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया था। 3 साल पहले उसका बड़ा बेटा रोहन, उसकी शादी संध्या के साथ हुई थी और कुछ महीने पहले मनोहर के छोटे बेटे रोहित की शादी वेदिका से हुई थी, जो हर वक्त अपने ससुराल की और मायके की तुलना करती रहती। एक दिन, दीदी क्या कर रही हो आप? और ये क्या सुबह सुबह किसका पार्सल आया है? वेदिका, पार्सल हमारे घर आया है तो हमारा ही होगा ना। अरे दीदी, मेरा मतलब है ये पार्सल हमारे घर में किसने मंगवाया है? अच्छा बताइए किसने मंगवाया है? अरे मैंने मंगवाया है वो। अच्छा, उस दिन आप मुझे मोबाइल पर वो साड़ियाँ दिखा रही थी, वही मंगाई होगी ना आपने? दीदी आपने मुझे सिर्फ साड़ियाँ दिखाई, एक बार पूछा भी नहीं, वेदिका तुम्हें भी चाहिए क्या साड़ियाँ? अरे वेदिका, तुम मेरी बात तो सुनो। रहने दो, अब बाकी क्या है कहने सुनने के लिए। वैसे भी ना वो साड़ियाँ कुछ खास नहीं थी,
मुझे तो पसंद भी नहीं आई, कितना भड़क रंग था। आजकल ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है? आपने मेरी भाभीियों को नहीं देखा, कितनी अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनती है वो। कल मेरी भाभी का वीडियो कॉल आया था सीधा स्विट्ज़रलैंड से। वीडियो कॉल पर वो मुझे इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दिखा रही थी, आप देखती ना चौंक जाती। वो क्या है ना, आपको महंगी चीज़ें दिखने की आदत नहीं है ना। हमारे घर में तो ना आपके पास महंगी साड़ियाँ हैं ना हमारी सासू माँ के पास। मैं इस बार अपने मायके जाऊँगी ना तो मेरी भाभीयों ने मेरे लिए लाई हुई स्विट्ज़रलैंड की साड़ियाँ लाकर दिखाऊंगी, फिर देखना मेरी साड़ियों के सामने आपकी ये साड़ियाँ कितनी फीकी लगती है। वेदिका, तुम्हारी साड़ियों के सामने मेरी साड़ियाँ तब फीकी पड़ेगी ना जब मैंने तुम्हें दिखाई हुई साड़ियाँ खरीदी होंगी। मतलब आपने उस दिन मुझे जो साड़ियाँ दिखाई थी वो साड़ियाँ खरीदी नहीं है? तो फिर ये पार्सल किस चीज़ का है? हमारे नए मिक्सचर का। शुक्र है भगवान का जो इस घर में कुछ तो नया आया। पिछले महीने भर से उस पुराने मिक्सचर के साथ काम चलाते चलाते मुझे मेरी नानी याद आ गई। दीदी खोलिए ना जल्दी से पार्सल, मुझे भी देखना है हमारा नया मिक्सचर। वैसे कौन सी कंपनी का है, बजाज या फिर फिलिप्स? स्मार्टर कह के कोई तो कंपनी है। क्या? कुछ तो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कीजिए आप, जब देखो तब कुछ घटिया चीज़ उठा कर ले आते हो। हमारे घर में कोई भी चीज़ महंगी या फिर ब्रांडेड नहीं है। मुझे तो लगता है इस घर में सिर्फ और सिर्फ सस्ता माल ही आता है। मेरे मायके में सिर्फ फिलिप्स का ही मिक्सर ग्राइंडर आता है। पता नहीं किस मुहूर्त पर मेरा इस सस्ते ससुराल से पाला पड़ गया। वेदिका, अपने ससुराल वालों को ऐसे कोसना, उनकी बुराइयां करना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार शादी के बाद लड़की का घर आंगन सब कुछ उसका ससुराल ही तो होता है। ओफो दीदी, आप नहीं समझ सकती मेरे दर्द को। महलों में रहने वाली मैं आज इस 4-5 कमरे के छोटे से घर में रह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार के लिए, मेरे पति रोहित के लिए। दीदी आप आना कभी मेरे मायके, फिर आपको पता चलेगा मेरे मायके में कैसे आंगन से लेकर घर तक हर चीज़ महंगी और ब्रांडेड है। पार्सल के छोटे से सवाल को लेकर वेदिका एक बार जो शुरू हुई थी वो बात अब साड़ियों से लेकर मिक्सचर तक आ गई, लेकिन वेदिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेदिका अपनी जिठानी संध्या को अपने मायके की महंगी चीज़ों के बारे में बता रही थी, तब वहाँ उसकी सास राधिका आती है। लगता है कुछ खास बातें चल रही है देवरानी जेठानी की। कुछ नहीं माँ जी, वो बस वेदिका मुझे अपने मायके आने का न्योता दे रही थी। अच्छा, छोटी बहू, तुम्हारे और रोहित के प्यार के चक्कर में तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हमारी तुम्हारे मायके वालों से ठीक से बात भी नहीं हुई, ना ही हमने तुम्हारा घर आंगन देखा है। हमको भी आने का न्योता दो, कभी हम भी आएंगे तुम्हारा मायका देखने। ज़रूर सासू माँ, लेकिन अभी 2 महीने तो हम नहीं जा सकते। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब स्विट्ज़रलैंड गए हैं ना, बस वो एक बार आ जाए फिर हम जाएंगे सब साथ में मेरे मायके वालों से मिलने। ठीक है, सुनो, आज शाम को मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं इंदौर से, खास मुझे मिलने के लिए। तो बड़ी बहू तुम उनके लिए मस्त छोले भटूरे बनाना, और छोटी बहू तुम मेरी सहेलियों के लिए बाहर से आइसक्रीम ले आना। सिर्फ छोले भटूरे और आइसक्रीम? सासू माँ ये कुछ कम नहीं लग रहा। आपकी सहेलियाँ आपसे मिलने इंदौर से आ रही है, आप क्या उन्हें सिर्फ छोले भटूरे और एक आइसक्रीम खिलाकर विदा करोगी? अरे मैं मेरी सहेलियों के लिए हमेशा ऐसा ही करती हूँ, कुछ कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, साथ में कभी जूस तो कभी आइसक्रीम। इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ सोचता नहीं है भाई। सासू माँ ये आपकी लेडीज़ पार्टी है, आप अपनी सहेलियों से थोड़ी ना रोज़ रोज़ मिलती हैं, इसलिए ये पार्टी एकदम हटके होनी चाहिए। अब मेरी माँ को ही ले लो, जब भी वो अपनी सहेलियों से मिलने जाती है या फिर मेरी माँ की सहेलियाँ हमारे घर आती हैं, पूछो ही मत, मेरी माँ न जाने अपनी सहेलियों के लिए क्या क्या करती है। खाने में अलग अलग देशों की फेमस डिश होती है, चाइनीज़, अमेरिकन, इटालियन, साथ में तरह तरह की जूस, आइसक्रीम। तुम्हारी माँ अपनी सहेलियों के लिए काफ़ी कुछ करती है, लेकिन छोड़ो, मेरी सहेलियाँ मेरी पाव भाजी और छोले भटूरे से खुश हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने के लिए पाव भाजी और छोले भटूरे का मेनू पुराना हो गया है। खैर आपकी मर्ज़ी, अब आप थोड़ी ना मेरी माँ की बराबरी कर सकती हैं। बराबरी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। कहाँ मर्सिडीज़ में घूमने वाली मेरी माँ, और कहाँ 10 रुपये के किराए के लिए रिक्शा वाले के साथ झगड़ा करने वाली आप। भाई हम जैसे हैं जो हैं अच्छे हैं, हमारे पास जो भी है हमने मेहनत से कमाया है और हम उसी में खुश हैं। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो तुम्हें भी इन चीज़ों में खुश होना आना चाहिए। खैर मेरी सहेली आती होगी, तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। राधिका वहाँ से चली जाती है। दीदी मैंने सासू माँ के सामने मेरी माँ की तारीफ़ कर दी तो सासू माँ को गुस्सा आ गया क्या? देखा नहीं आपने कैसा चेहरा उतर गया था उनका? नहीं तो मुझे तो नहीं लगा। वैसे भी जिसके पास जो होता है वो उसका नसीब होता है। तुम्हारी माँ के पास जो कुछ भी है वो उनका नसीब है, और हमारी सासू माँ के पास जो कुछ भी है वो उनका नसीब।
अगर हम हर चीज़ में एक दूसरे की तुलना करने लग जाए तो फिर ये पूरी दुनिया जलन से भर जाएगी। चलो जल्दी जल्दी माँ जी ने बताया हुआ काम करते हैं, उनकी सहेलियाँ आती होंगी। मैं नहीं ला रही कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम। हमारी सासू माँ की लाडली बेटी पायल अपने कमरे में आराम कर रही होगी, जाकर उससे कहो। वैसे भी ऐसे काम मेरे मायके में घर की बहू है नहीं, नौकर करते हैं। 20-25 नौकर हैं मेरे मायके में, लेकिन यहाँ देखो एक भी नहीं। वेदिका मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसकी जेठानी संध्या सास की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। बात बात पर अपने ससुराल की मायके के साथ तुलना करना, अपने ससुराल वालों को सुनाना, ये वेदिका का रोज़ का हो गया था। अभी तक तो वेदिका सिर्फ अपनी जेठानी और सास के सामने अपने मायके की होशियारी मार रही थी, लेकिन अब वेदिका का मायके की तारीफ करना और ससुराल वालों को नीचा दिखाना दिन ब दिन बढ़ता ही गया। अरे धीरे से, उस मोबाइल को इतने जोर जोर से पीटोगी तो बेचारा मर जाएगा। रोहित, यहाँ मैं गुस्से में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा गुस्सा उस बेचारे मोबाइल पर क्यों निकाल रही हो? भगवान ने तुम्हें अच्छा खासा बॉडी बिल्डर पति दिया है, उस पर निकालो। फिर से मजाक। मैं मेरा गुस्सा मोबाइल पर नहीं निकाल रही हूँ, ये मोबाइल ख़राब हो गया है, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इस मोबाइल को चालू करने की कोशिश कर रही हूँ बस। वैसे भी आप थोड़ी ना मुझे नया मोबाइल दिलाने वाले हो। इस बार मैं अपने भैया से बर्थडे गिफ्ट में मोबाइल ही लूँगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भैया से कुछ भी मांगने की। तुम्हें नया मोबाइल चाहिए ना, ले आऊँगा शाम को घर आते वक्त तुम्हारे लिए नया मोबाइल। बस। रोहित वेदिका को नया मोबाइल दिलाने का प्रॉमिस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को नया मोबाइल मिलने वाला है, इसकी खुशी आज दिन भर वेदिका के चेहरे पर झलक रही थी। शाम के वक्त, वेदिका कहाँ हो, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? वैसे आपने सुबह प्रॉमिस किया था तो सच में मेरे लिए मोबाइल लेकर आए हो क्या? और ये क्या, टीवी भी? अरे बड़बड़ बाद में करो, पहले मुझे मदद करो। वो देखिए भैया जी भी आ गए, वो करेंगे ना आपको मदद। इतना कह के रोहित के हाथ में जो मोबाइल की थैली थी वो वेदिका अपने हाथ में ले लेती है। कैसा है, पसंद आया ना तुम्हें तुम्हारा नया मोबाइल? आप ये मोबाइल लेकर आए हो मेरे लिए, इतना फटीचर? मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे महंगा वाला मोबाइल चाहिए। अभी मार्केट में नया आया है iPhone 16 Pro Max, वो वाला। इतना महंगा? वेदिका, उसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है, पता है तुम्हें? हाँ भैया पता है, मेरे मायके में सबके पास वही मोबाइल है सिवाय मेरे। फिर भी मैं अपने भैया से वो मोबाइल फ़ोन अपने बर्थडे के दिन लेने वाली थी, लेकिन नहीं, मेरे प्यारे पतिदेव ने कहा मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ले आऊँगा। अपने भैया से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदिका, इतने पैसे मोबाइल पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? ये मोबाइल भी अच्छा है, और वैसे भी 1 लाख में हमारे घर में 2 चीज़ें आई है, तुम्हारे लिए मोबाइल और हम सबके लिए टीवी। मोबाइल तो आप कोई भी सस्ता सा उठा कर ले आए, कम से कम टीवी तो अच्छा लाए है ना। हाँ, 32 इंच का है, मॉनिटोनी कंपनी का। हे भगवान, आप लोगों को सस्ते सामानों का शौक है क्या? इस घर में कभी भी कुछ भी ब्रांडेड महंगा आता ही नहीं। जब देखो तब कुछ भी सड़क छाप चीज़ें लेकर आते हो आप घर में। मेरे मायके में देखो, सोनी कंपनी का टीवी है, वो भी 50 इंची। हॉल में कदम रखती ही सबसे पहले आने जाने वालों का टीवी की तरफ ध्यान जाता है। जब भी हम टीवी के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है फिल्म थिएटर में बैठे हैं। और मेरे मायके का टीवी स्मार्ट भी है, मोबाइल से अटैच होता है। हाँ, तो ये टीवी भी होता है मोबाइल से अटैच, लेकिन है तो सस्ता सही ना। न जाने क्यों मैं आप लोगों से बहस कर रही हूँ। आप और आपका टीवी देखते रहिए। वेदिका, वो मोबाइल तो देती जाओ। अब तुम्हें मोबाइल पसंद नहीं आया तो तुम इस्तेमाल तो नहीं करोगी। संध्या या फिर पायल ही इस्तेमाल कर लेंगी वो मोबाइल। रहने दो भैया, अब मेरे पतिदेव ने मेरे लिए इतने प्यार से मोबाइल लाया है, तो जब तक मैं अपने भैया से iPhone Pro Max मोबाइल नहीं लेती तब तक तो चलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बात बात पर अपने मायके की तारीफ करना, हर बात को अपने मायके की चीज़ों के साथ जोड़ना, ये वेदिका की आदत समझकर अब घर वाले उसे नज़रअंदाज करने लगे थे। लेकिन फिर भी वेदिका के स्वभाव में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। कुछ दिन बाद, बड़ी बहू, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान लग रही है। मैं आज महीना भर का किराना लेने मार्केट नहीं जा पाऊँगी। एक काम करो, तुम और वेदिका दोनों चली जाना मार्केट। उसे भी समझ में आ जाएगा भाव ताल करके सामान की खरीदारी कैसे करते हैं। ये लो लिस्ट और पैसे, सब कुछ याद से ले आना। हाँ जी माँ जी। सासू माँ, वैसे कितने रुपए हैं? मतलब हमारा महीने का बजट कितना है घर खर्च का? घर खर्च के लिए रोहन और रोहित दोनों मिलके 25,000 देते हैं। उसमें से 13,000 किराने के, बाकी के पैसे दूध, सब्जियां और बाकी आम खर्चे के लिए।
सब 25,000? हमारे घर में 7 लोग हैं, ऐसे तो हर किसी के ऊपर 5,000 रुपये भी खर्च नहीं होते। इतनी कंजूसी कौन करता है भाई? सासू माँ, आपको पता है मेरे मायके में सिर्फ 6 लोग हैं, फिर भी उनका घर का खर्च हमसे डबल है, मतलब 50,000 का। हमारे घर खर्च के लिए 25,000 काफ़ी है वेदिका। और सुनो, जल्दी चलो नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। आने के बाद मुझे शाम का खाना भी बनाना है। हर चीज़ में वेदिका अपने ससुराल और मायके की बराबरी करती रहती। उसने किचन का बजट तक नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, हमारे सीनियर्स की आज एग्ज़ाम थी तो हमारे लेक्चर्स आज दोपहर में है। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे माँ को चिंता नहीं होगी? उनकी फूल सी कोमल बेटी कॉलेज जा रही है, वो भी इतनी धूप में। तुम ऐसे ही रोज़ रोज़ धूप में घूमोगी ना पायल, तो काली पड़ जाओगी। अब क्या करूँ भाभी, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, फिर गर्मी लगी या स्किन डल हो जाए। पापा जी, आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी ऐसे दोपहर में धूप में कॉलेज जा रही है, और आप उसे जाने भी दे रहे हो? आपकी जगह मेरे पापा होते ना तो मेरे लिए कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक कोई भी इंतज़ाम कर देते। पाल, तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में थी ना तो पापा ने सिर्फ मुझे कॉलेज जाने के लिए 20 लाख की गाड़ी खरीद कर दी थी, और ख़ास मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए एक ड्राइवर भी अपॉइंट किया था। वाह भाभी, आप कितने लकी हैं। अरे इसमें लकी क्या? कॉलेज जाने के लिए बच्चों को गाड़ी देना, महंगी महंगी चीज़ें दिलाना, ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए देना, ये सब गलत है। इन सब से बच्चों को पैसों की कीमत नहीं समझती, और फिर उन्हें हर एक चीज़ महंगी चाहिए होती है। जैसे गाड़ी से कॉलेज जाने वाली तुम्हारी भाभी अब आईफोन की 55 इंच की टीवी की ज़िद करती है। कॉलेज जाने वाले बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, ना कि अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने। खैर पायल, तुम्हें देर हो रही होगी, ये लो पैसे, बस से कॉलेज चली जाओ। आज तक अपने मायके वालों की बड़ी बड़ी बातें करके अपने ससुराल वालों को तंग करने वाली वेदिका को उसके ससुर मनोहर ने ऐसा ताना मारा था कि एक ही ताने में हमेशा चपड़ 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 करने वाली वेदिका की बोलती ही बंद हो गई थी। अगले कुछ दिन घर में सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन वेदिका की ये खामोशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन वेदिका की सास राधिका अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसके बाद, श्रीमती जी, काफ़ी लंबी गपशप चली अपनी सहेली से, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। मेरी वो सहेली है ना मनीषा, उसकी बेटी की शादी तय हुई है, और आपको पता है लड़की वाले 15 लाख रुपए का दहेज देने के लिए तैयार हो गए। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है, तुम्हें नहीं लगता? अरे लेकिन मनीषा ने कहा लड़की वालों पर जोर ज़बरदस्ती की है। वो तो लड़की वाले अच्छे खानदान से है, तो बस खुशी खुशी देना चाहते हैं अपनी बिटिया को कुछ, तो ले आ रही है वो लड़की अपने ससुराल 15 लाख रुपए का दहेज। अच्छा। हॉल में बैठकर मनोहर और राधिका बातें कर रहे थे। काम करते करते वेदिका दूर से उनकी बातें सुन रही थी। 15 लाख रुपए का दहेज, ये सुनते ही हाथ में जो काम था वो काम छोड़कर वेदिका दौड़ी दौड़ी हॉल में आती है। सासू माँ, कौन किसे दे रहा है 15 लाख का दहेज? मेरी सहेली की बहू शादी के वक्त अपने साथ लेकर आने वाली है 15 लाख का दहेज, वो भी अपने मन से, क्योंकि वो अच्छे और पैसे वाले खानदान से है। सिर्फ 15 लाख? कुछ कम नहीं लग रहा क्या सासू माँ? आपको पता है मेरी भाभी जब मेरे भैया के साथ शादी करके मेरे मायके आई थी ना, तब उन्होंने 25 लाख का दहेज लाया था और 50 लाख की गाड़ी। अब हमारा घर ही करीब करीब 1.5-2 कोटी का है, तो कम से कम दहेज में आई हुई गाड़ी हमारे घर के सामने शोभा तो देनी चाहिए ना। वेदिका अपने मायके वालों के बारे में बता रही थी, तब मनोहर फ़ोन हाथ में लेता है और प्रभाकर को, मतलब कि वेदिका के पापा को फ़ोन लगाता है और फ़ोन स्पीकर पर ही रखता है। ये क्या बात हुई समधी जी? आपने खुद आपकी बहू से 25 लाख का दहेज और 50 लाख की गाड़ी ली है शादी के वक्त, और आपने हमें फूटी कोड़ी नहीं दी। यह तो गलत बात है जी। समधी जी, हमारे बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? ज़रा हमें भी तो पता चले। आपकी बेटी वेदिका, वो कह रही थी कि आपकी बहू जब शादी करके आपके घर आई तो साथ में 50 लाख की गाड़ी लेकर आई, ताकि आपके 2 कोटी के घर के सामने शोभा दे। क्या 2 कोटी का घर हमारा? भाई मैंने तो सपने में भी 2 कोटी नहीं देखे। हमारे मकान की कीमत होगी 25 लाख, और रही बात दहेज के 50 लाख की गाड़ी की हम इतनी बार आपके घर आए, वो भी रिक्शा से। अगर हमारे पास 50 लाख की गाड़ी होती तो क्यों हम बेवजह रिक्शा के धक्के खाते? तो फिर वेदिका की बात है। अरे आप कहाँ उस वेदिका की बातों में आ गए। जब देखो तब शीखी बगाना उसकी पुरानी आदत है।
आपको पता है, जब वो यहाँ उसके मायके में थी ना, तब भी वो ऐसा ही करती थी। अपनी नानी के घर जाती थी, वहाँ के 2-4 अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेती और फिर हमारे घर वापस आने के बाद वो सारी चीज़ें खरीदने की ज़िद करती। हर चीज़ में बराबरी करना, बड़ा चढ़ा कर बताना। वेदिका का बचपन का स्वभाव है। उसने अपने दोस्तों को भी हमारे बड़े घर के बारे में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में कितना कुछ बताया। कितनी बार वो अपने दोस्तों के सामने झूठी साबित हुई, लेकिन फिर भी वेदिका हर बार अपनी शेखी बगाने लग जाती है। खैर, वो आपको कुछ भी भला बुरा कहे तो बच्ची समझकर माफ़ कर देना। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, अब से उसकी बड़ी और झूठी बातों को नज़रअंदाज कर देना। वेदिका जब से शादी करके आई थी तब से कैसे अपने मायके वालों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपने देखा ही। लेकिन मनोहर ने उसकी सारी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया था, सिर्फ प्रभाकर को एक फ़ोन करके। अब जब प्रभाकर से सारी सच्चाई वेदिका के ससुराल वालों को पता चल गई थी तो वेदिका का चेहरा एकदम देखने जैसा हुआ था। बेचारी आई बड़ी 2 कोटी के घर में रहने वाली। अरे बहू, 12:30 बज रहे हैं, अभी कितना टाइम और लगाओगी तैयार होने में? तुम्हारा तो मेकअप खत्म ही नहीं होता। 12 बजे का समय दिया था रत्ना ने और 12:30 बज गए, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मम्मी जी, आपका क्या है? आप तो साड़ी पहनकर आराम से खड़ी होगी और बहू बहू चिल्ला रही हैं। लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैंने सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन किए, सबके लिए नाश्ता बनाया और अभी भी मुझे खाने की चिंता हो रही है। तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन सब्जी काट रही थी ताकि 1:30 बजे तक भी वापस आ जाए तो आधे घंटे में आकर लंच तो बना लूँ। अरे महारानी, भूल गई पिछली बार की किट्टी में क्या डिसाइड हुआ था? अब किट्टी में नाश्ता नहीं, सीधा लंच सर्व होगा। जिसके घर किट्टी होगी वो सबको खाना खिलाएगा। कम से कम एक वक्त के खाने की टेंशन तो दूर होगी, वरना हम औरतों की जिंदगी खाना क्या बनाऊं यही पूछते पूछते निकल जाती है। अब तू देर मत कर बहू, खाना तो हमें मिल ही जाएगा। तो बस फटाफट निकलने की तैयारी कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। ओके, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। दोनों सास बहू किटी में पहुंच जाती है। किटी रत्ना के घर में थी और रत्ना ने आज किटी में आई हुई सभी महिलाओं के लिए लंच में दाल चावल चोखा और सलाद का इंतजाम किया था। कहने को तो दाल चावल एकदम सादा भोजन है, लेकिन सच में इतनी सारी सहेलियों के साथ बैठकर दाल चावल और अचार चोखा और सलाद खाने का मज़ा ही कुछ और है। जिसे देखो वो रत्ना की तारीफ करते थक नहीं रहा था। मज़ा आ गया तुम्हारे हाथ का दाल चावल खाकर। तुमने तो आज दिन ही बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है शशि बहन जी, खाना तो वाकई बड़ा स्वादिष्ट बना है। भाई मज़ा ही आ गया। किट्टी का असली मज़ा तो आज आया है। अरे समोसे और ब्रेड पकोड़े खा खा के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। आज तो सच्ची मज़ा आ गया। खाना तो वाकई अच्छा बना है, लेकिन अब बहुत होगी खाने की तारीफ। ये बताओ नेक्स्ट किटी किसके यहाँ होनी है? फिर उसके बाद किटी का मेनू भी डिसाइड कर लेते हैं। भाई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। किटी में आने वाले को पहले ही पता होना चाहिए कि लंच में क्या मिलने वाला है। कम से कम उसी हिसाब से तो मूड सेट करके आएगा अपने घर से। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बात तो मीनाक्षी की एकदम ठीक है। तो बताओ भाई, अगली किट्टी किसके यहाँ होनी है? ठीक है, अगली किटी मेरे यहाँ पर। और ऐसा करती हूँ, देखो इंडियन तो रत्ना ने खिला दिया, अब मेरे यहाँ ना आप लोग सब चाइनीज़ खाना, क्या कहते हो? मेरी तरफ से चाइनीज़ लंच की पार्टी आप सबके लिए। अगली किट्टी में चाइनीज़ का नाम सुनकर तो जैसे किट्टी में आई सारी औरतों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहन जी, चाइनीज़ का नाम ले दिया आपने। आपको पता भी है चाइनीज़ खाना मेरी कमज़ोरी है। भाई मैं तो पहले बता रही हूँ, मैं तो जमकर खाने वाली हूँ। अरे रत्ना बहन जी, आपने तो कमाल की बात कर दी। मैं कोई डरने वालों में से थोड़ी ना हूँ। जी भर के खाइएगा आप सब लोग। अगली किट्टी डिसाइड करने के बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आकर, अरे माँ जी ये तो बढ़िया है, दाल चावल बनाओ और सबकी नज़र में हीरो बन जाओ। अरे बेटा, तू अभी नहीं है ना किट्टी में, इसलिए तुझे पता नहीं है। किट्टी में तो ऐसा ही होता है, जिसके घर किट्टी होती है ना वो रानी होती है किट्टी की। बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को बनाकर खिला सको। फिर तारीफ सुनने के लिए तैयार रहो। तारीफ करने के लिए तारीफ जैसे काम भी तो करने पड़ते हैं पहले। अब तू देखना, कोकिला ने बुलाया है ना अगली किट्टी में, चाइनीज़ खाना खाने को मिलेगा। अब तू ही सोच, जब दाल चावल खाकर सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे तो कोकिला का चाइनीज़ खाकर तो सब उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तक तो उसके चाइनीज़ खाने की तारीफ ही चलती रहेगी।
सास की बातें सुनने के बाद अब बहू रागिनी के मन में भी ये ख्याल आने लगा था कि वो भी कुछ ऐसा काम करे कि पूरे मोहल्ले में सब उसकी वाहवाही करने लगे। कुछ दिनों के बाद रागिनी और उसकी सास कोकिला के यहाँ किटी पार्टी में जाते हैं। कोकिला के यहाँ किटी में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोकिला ने आज सभी के लिए फ्राइड राइस और चाउमीन बनाई है। फ्राइड राइस और चाउमीन खाने के बाद सब लोग उंगलियां चाट चाट कर उसके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। मैंने तो अपना वादा निभा दिया, खिला दिया सबको बढ़िया चाइनीज। अब ये बताओ अगली किटी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अगली किटी ऐसा करते हैं रागिनी के यहाँ कर लेते हैं। अरे रागिनी की यहाँ क्या किटी करोगी? इसने आज तक तुम्हें अपने घर बुलाकर कभी कुछ खिलाया है? जो अब खिलाएगी, छोड़ो भाई उन्हें। ले, इस शशि के घर तो बहू भी आ गई है, तब भी किसी को घर बुलाने को तैयार नहीं होती। और हम लोगों को देखो, हम अकेले इतना काम मैनेज कर लेते हैं। थोड़ी सी हिम्मत भी दिखानी चाहिए, क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट किटी हम ही होस्ट करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अरे क्या बोल रही है तू? इतनी आसान नहीं होती किटी होस्ट करना। इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, सबके मेहमान नवाजी करना, भाई मेरे बस की ना है। माँ जी, मुंह के मुंह सब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपकी बहू आ गई है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बनाकर खिलाऊंगी ना सबको। अरे भाई क्या खुसर पुसर करने लग गए दोनों सास बहू? क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या? जल्दी बताओ, तुम्हारा फिक्स है या नहीं, वरना फिर कोई और जिम्मेदारी ले ले। नहीं नहीं, हम लोग तैयार हैं। मैं बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट किटी मेरे यहाँ पर। और क्या कह रहे थे आप लोग? पहली किटी में इंडियन खाना हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो ठीक है। इस बार ना मैं साउथ इंडियन खाना बनाऊंगी, साउथ इंडियन डोसा, ठीक है ना? वाह वाह, मानना पड़ेगा बहू, हिम्मत वाली हो तुम। सीधा डोसा की पार्टी दे रही हो। चलो हम तो बड़े खुश हैं। इतने सालों बाद ही सही शशि के घर पार्टी तो मिलेगी। किटी के लिए आइटम बढ़िया सिलेक्ट किया है तुमने। कोई अनोखा ही होगा जिसे डोसा खाना पसंद ना हो। मुझे तो लगता है सबको ही पसंद होगा। डोसे का नाम सुनकर किटी में आई हुई सभी महिलाओं के चेहरे खिल गए थे। सब लोग अब बेसब्री से 1 महीना गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें अगली किटी में रागिनी के हाथ का बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा खाने को मिले। घर आकर, अरे क्या रायता फैला कर आई है तू? पता भी है कुछ तुझे? रायता? आपकी इज्जत बचाइए, इसमें रायते वाली कौन सी बात है? अरे महारानी, जब इतने सारे लोगों को घर पर बुलाया जाता है तो ऐसी चीज बनाई जाती है जो फटाफट बन जाए। और तूने क्या सिलेक्ट किया? डोसा। आता भी है तुझे डोसा बनाना? अगर सीखना चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ बन सकता है। मैं मैनेज कर लूंगी ना माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे मैं क्यों टेंशन लूंगी? टेंशन लेने की बारी तो अब तेरी है। कोई बुरा मानता है तो माने, मैं तो साफ कह देती हूँ भाई, हमसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। लेकिन तू चौधरन बनकर सबको इनवाइट करके आ गई है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? लग जा काम पर। 1 महीने का समय है तेरे पास, सीख ले डोसा बनाना, वरना 1 महीने बाद तो नाक कटनी तय है मेरी। ये लो, माँ जी तो बिना बात ही घबरा रही थी। डोसा बनाने में ऐसा आखिर है क्या? बस चावल के आटे का बैटर तैयार करना है, उसके बाद तवे पर डालकर चमचे से गोल गोल घुमाना है और बन गया डोसा। इतनी सी बात। कल ही माँ जी को डोसा बनाकर खिलाती हूँ, माँ जी को भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अगले दिन सुबह, अरे बहू नाश्ते में क्या बनाया है बेटा? 10 बज गए भाई, हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से तुम किचन में घुसी हुई हो, नाश्ता बाहर ही नहीं आ रहा। चक्कर क्या है? बाबूजी वो क्या है ना, आज नाश्ते में मैं डोसा बना रही थी इसलिए लेट हो गया। अरे बेटा, मुंह में पानी आ गया सुन के। बना बना बेटा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बाबूजी, डोसा बनाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन मुझसे बन नहीं पा रहा है। ये देखिए ना, जितनी बार भी तवे पर बैटर डालती हूँ वो तवे पर ही चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। पिछले 1.5 घंटे से यही हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। अरे तो ऐसा बोलो ना कि एक्सपेरिमेंट कर रही हो। बेटा जाने दो, तुम ऐसा करो, हमारे लिए 2 पराठे ही बना दो भाई, भूख लग रही है बड़ी ज़ोरों की। ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए पराठे बना देती हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, कल मैं आपको पक्का किसी और रेसिपी से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल है। अब डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि कोई सीखना चाहे तो सीख ना पाए। हाँ बेटा, हमें पूरा यकीन है, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो हमारे घर की। तुम जो चाहे वो बना सकती हो। लेकिन बेटा अभी ना बातों में समय खराब मत करो, जल्दी से हमें कुछ खाने के लिए दे दो।
ससुर जी के कहने पर रागिनी डोसा का बैटर और जले हुए डोसों को एक किनारे करके जल्दी जल्दी उनके लिए पराठे सेकने लगती है। पता नहीं क्या गलती हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा। दिखने में जितना आसान लग रहा था, बनाते समय मुझे नानी याद आ गई। एक भी डोसा ढंग से नहीं बना, इतने सारे डोसे ट्राई करने पर भी। अगले 2-3 दिन तक रागिनी लगातार डोसा बनाना ट्राई करती है। अलग अलग रेसिपी, यूट्यूब, कुकरी बुक्स सब ट्राई करती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी जैसे रह ही जाती थी। 10 दिन के बाद लगता है ऐसे डोसा बनाना नहीं आएगा मुझे। ऐसा करती हूँ, कोई कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ सिखाई जा रही है, मैं भी ना घर बैठे बैठे सीख लूँगी। रागिनी एक कुकिंग क्लास में इनरोल कर लेती है और अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद कुकिंग क्लास करने लगती है। 1 सप्ताह के बाद कुकिंग कोर्स तो खत्म हो गया, अब डोसा बनाकर घर में सबको सरप्राइज कर दूंगी। अगले दिन सुबह, जल्दी से नहाकर आ जाइए, आज नाश्ते में आप सबके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है भाई, हमें भी तो पता चले। आप सब लोग टेबल पर बैठो, बस थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। रागिनी किचन में जाकर डोसे का बैटर तैयार करती है और तवे पर डालकर डोसे बनाने शुरू करती है। लेकिन न जाने उसके डोसे में कैसा ग्रहण लगा था कि इतने तरीके से ट्राई करने के बाद भी आज फिर उसके डोसे तवे पर जाकर चिपक रहे थे। कितनी देर और लगाओगी, ले भी आओ। कितनी देर तरसाओगी। अरे क्या करूं, सबको नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया और अब एक भी डोसा ढंग का नहीं बन रहा। ऐसा करती हूँ, आज यही डोसा खाने के लिए दे देती हूँ। अरे ये क्या बना लाई, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो भाई, इसे नाश्ता कहते हैं? अरे कितनी मशक्क़त करके मैंने ये डोसे बनाया और आपने आते ही मुंह बना लिया। बस थोड़े से टूटे फूटे ही तो बने हैं, बाकी स्वाद बहुत अच्छा है बैटर में, मैंने टेस्ट करके बनाया है। ऐसा है महारानी, ये स्पेशल नाश्ता ना तुम अपने पास ही रख लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाबूजी, अपनी बहू के हाथ का स्पेशल नाश्ता आप खाओ। अरे बेटा एक बात बता, मैंने तुझे पिछली बार भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूँ। अरे क्यों पीछे पड़ी है, और भी तो बहुत सारी डिश है दुनिया में, कुछ और बना लिया कर। डोसा ही क्यों बनाना है तुझे? पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रोज़ डोसा इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आने वाली 5 तारीख को मैंने किटी की सारी औरतों को अपने घर सांभर डोसा खाने का इनविटेशन दे रखा है। ये क्या बात हुई, जो काम तुम्हें करना आता नहीं उसकी जिम्मेदारी अपने माथे लेने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था बाबूजी की डोसा मुझसे नहीं बनेगा। इस डोसे के चक्कर में मैं इतना महंगा डोसा तवा भी खरीद कर ले आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डोसा मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। अब बेटा मुसीबत मोल ली है तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। देखो बेटा, अब ये जले टूटे फूटे डोसे खाने की हिम्मत मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो फल खाकर काम चला लूँगा। तुम ऐसा करो, हटा दो ये डोसा, अपनी सास को खिला देना। पर एक एक करके सभी लोग डोसे खाने से मना कर देते हैं। बस 2 दिन का टाइम बचा है, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कल एक बार फिर ट्राई करूँगी, हो सकता है कल डोसा बन ही जाए। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है मुझसे। ये सांभर तो फिर भी बन जाता है, लेकिन डोसा का क्या करूँ? अगले दिन सुबह सासू माँ, आज क्या बनाएगी नाश्ते में? मैं सोच रही थी डोसा बना लेती हूँ, मैंने बैटर बना कर रखा है। हाथ जुड़वा लो, लेकिन डोसे का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे भाई छोड़ दो, ये डोसा नहीं बनने वाला तुमसे। और तुम्हें डोसा बनाने का शौक पूरा करना है, आराम से करो, लेकिन मेरे सामने वो टूटे हुए डोसे लाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। ससुर की बात सुनकर बेचारी रागिनी मन मार कर रह जाती है। किटी वाले दिन, बात समझदार बन रही थी ना तू? थोड़ी देर में किटी वाली सारी औरतें आती होंगी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आज अपनी इज्जत का दिवाला निकलने वाला है। सही बता रही हूँ, तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब पिछले 1 महीने से तो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, और आपको पता भी है कभी कभी ना मेरा डोसा एकदम परफेक्ट बन भी जाता है। हो सकता है जब सब लोग आए तो कोई चमत्कार हो जाए और मेरा डोसा अच्छा बन जाए। अंधेरे में तीर चलाने के लिए तुझे किटी पार्टी मिली थी, बाकी सब तो दाल चावल खिलाकर हीरोइन बन गई और तू डोसा खिलाकर बेइज्जती कराएगी। कुछ ही देर में किटी में शामिल होने वाली औरतें घर आने लगती हैं। सबको कोल्ड ड्रिंक देने के बाद रागिनी जाकर रसोई में डोसा बनाने लगती है। लेकिन हाय रे बेचारी की फूटी किस्मत, बाकी दिनों की तरह आज भी उसके डोसे एक के बाद एक टूटते ही जा रहे थे। अरे भाई और कितनी देर इंतज़ार करवाओगे? लंच पर बुलाया है, अब क्या डिनर तक तुम्हारे डोसे का इंतज़ार करना पड़ेगा? ले भी आओ भाई।
बात तो ठीक ही है ना, आखिर कितनी देर इंतज़ार करवाऊंगी मैं सबको। अब जैसे बन रहे वैसे ही ले जाकर सर्व कर देती हूँ। रागिनी जाकर सबको टूटे हुए डोसे सर्व करती है। रागिनी के टूटे हुए डोसे देखकर किटी पार्टी में आई हुई सभी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे भाई, अगर खिलाने का मन नहीं था तो ऐसे ही मना करती थी। अब ये टूटे फूटे डोसे लाकर खिलाने का क्या मतलब? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। यही मतलब है इन टूटे फूटे डोसे की शक्ल देखकर कि खुद ब खुद चलते बनो। अब बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बैठे मत रहो, और नहीं तो क्या। एक एक करके सारी औरतें कुछ न कुछ कमेंट पास कर रही थी, जिसे सुनकर रागिनी की सास का पारा गर्म होता जा रहा था। अरे मुझे पता था यही होगा किट्टी वाले दिन, इसीलिए समझाया था बहू को कि 1 महीने का समय है, ढंग से प्रैक्टिस कर ले। लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी थी, मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। कॉलोनी की औरतें अभी भी मजाक उड़ा रही थी, तभी रागिनी प्लेट में करारे करारे डोसे लेकर आती है। अरे भाई, अभी तक तो तुम टूटे फूटे डोसे खिला रही थी, अचानक से इतने अच्छे डोसे कहाँ से बना लाई? बाजार से तो नहीं मंगवाया ना? किट्टी के रूल तो ब्रेक नहीं कर रही हो? पता है ना, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इन किटी। अरे भाई, आप लोगों को यकीन ना हो तो आकर रसोई में देख लो, सारे डोसे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से। किचन में आकर, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समधन जी को आज सुबह ही फ़ोन करके डोसे वाली पूरी समस्या के बारे में बता दिया था। फिर क्या था, समधन जी कहने लगी कि रागिनी ने पहले बताया होता तो कब की आप लोगों की परेशानी मैं सॉल्व कर देती। आप चिंता मत करिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगी, और फिर देखना आपकी किटी में आई सहेलियों को कैसे बढ़िया डोसे बनाकर खिलाती हूँ। और देखो, बिल्कुल समय से पहुंच गई समधन जी, बच गई हमारी इज्जत। और तू ना ज़्यादा खुश मत हो, मेरी वजह से इज्जत बची है। तेरे हाथ में सारी बाजी दे दी होती ना तो तूने तो आज नाक कटवाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो तो मैं पीछे के दरवाजे से समधन जी को अंदर ले आई और सब संभाल लिया उन्होंने। अरे माँ, बताओ ना मम्मी जी को कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। देखिए ना, माँ के आते ही मुझसे भी डोसे बनने लगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बैटर को कैसे फैलाना है और कितने टेम्परेचर पर हीट करना है। चल, अब तो तू सीख गई ना। और इतने पापड़ बेल लिए तूने, लेकिन माँ से पूछा नहीं एक बार, क्यों? माँ, वो मुझे लगा आपको क्या परेशान करना, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन चल, अब डोसा तो खा लिया सबने, अब तारीफ के लिए तैयार हो जा। तो वही 1 महीने की कोशिश के बाद फाइनली रागिनी ने बिना टूटा डोसा बनाना सीख लिया और माँ की मदद से किटी की इज्जत भी बच गई।